हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से साहित्य स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा 2024 वाला पेपर था गेट का, उसको कंप्लीट करेंगे। अब तक हमने 2021, 22 और 23 तीनों पेपर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार आप जरूर देखिए, ताकि आपको ये बात पता चले कि किस तरह से जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो हेल्पफुल होते हैं अपकमिंग एग्जाम को सोल्व करने में। ठीक है, 2024 वाला आज हम डिस्कस करेंगे। चलो, ज्यादा आज समय खराब नहीं करेंगे। द लव सॉन्ग ऑफ, जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिटरेचर वाले पोर्शन पे आता हूं मैं डायरेक्ट। पहले 26 क्वेश्चन जो आए हैं वो जैसे मैथ्स का पोर्शन हो गया, रीजनिंग का हो गया, वो वाले हैं, तो मैं सिर्फ लिटरेचर ही करवा रहा हूं यहाँ पे आपको। क्वेश्चन नंबर 27 है, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज। ये क्या है? द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल टीएस एलियट की ये एक पोएम है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं देखो। ओड दिया गया है। ओड क्या होता है? ओड एक लिरिक पोएम होती है, किसी को प्रेज करने के लिए या किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए ओड लिखा जाता है। उसके बाद ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? जो सिंगल जिसमें स्पीकर होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, एक सिंगल स्पीकर होता है जिसके अंदर, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के बहुत फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग जाने जाते हैं। एक ये हैकू। ये क्या है? हैकू ये भी एक पोइट्री की एक फॉर्म है। हैकू शॉर्ट अनराइम्ड पोएम होती है, और स्पेशली ये नेचर के बारे में होती है। ऑफन नेचर के बारे में होती है। ये जापानीज कोई फॉर्म है ये पोइट्री की। ठीक है, उसके बाद है विलानले। विलानले भी एक पोएम होती है, 19 लाइन की पोएम होती है। 19 लाइन की पोएम होती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है डू नॉट गो जेंटल इन दैट गुड नाइट। डायलन थॉमस की एक पोएम है, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। उनके फादर जब डेथ बेड पे थे तब उन्होंने उनके लिए वो पोएम लिखी थी। ये इसमें राइमिंग जो है वो रिपीट की जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं विलेनरी। इसमें लव सॉन्ग ऑफ वो क्या है? ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, चलो 28, मैच द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिक्शनल कैरेक्टर विद द ऑथर हु क्रिएटेड देम। अब ये मैच करने हैं हमने। क्या मैच करने हैं? जो कैरेक्टर के नाम कौन से ऑथर ने इन्वेंट किया है। डॉन क्योटे है, जैसे फिलिस फोग और डॉन क्योटे। डॉन क्योटे का तो सबको पता होगा, सर्वेंटस का बहुत फेमस वर्क है। ठीक है, ये वाला कैरेक्टर जो है वो ये वाला सर्वेंटस, इसके साथ इसको मैच करेंगे। डॉगबेरी, डॉगबेरिज्म वाली टर्म आई है ना। डॉगबेरिज्म जो वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करती है, दैट इज डॉगबेरी। डॉगबेरिज्म बोलते हैं इसको। डॉगबेरी को हम मैच करेंगे विलियम शेक्सपियर के साथ। देन कैंडिडे वर्क, कैंडिडे फेमस है वोल्टायर। वोल्टायर जो है वो फेमस है कैंडिडे के लिए। और बचा हुआ जो फाइल्स फोग ऑन जीन पासे प्राउड, ये बच गया जूल्स वर्न। इस तरीके से इसको मैच करना था। ठीक है, कैरेक्टर और राइटर को। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस डिटेक्टिव कैरेक्टर क्रिएटेड बाय एडगर एलन पॉय। एडगर एलन पॉय शॉर्ट स्टोरी राइटर है, डिटेक्टिव फिक्शन लिखे हैं इन्होंने। अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है ये, बहुत फेमस। फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी भी इनको कंसिडर किया जाता है। अब इसमें से बताना एडगर एलन पॉय ने कौन सा फेमस डिटेक्टिव कैरेक्टर क्रिएट किया है। मिस मार्पल, अगस्टे डिफिन। अगस्टे डिफिन ये वाला जो है ये इनके वर्क्स में है, एडगर एलन पॉय। तो 29 का ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही है इसमें। उसके बाद द हॉरर दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ मिस्टर कार्ड्स ही डेड। द हॉरर लास्ट जो वर्ड है वो है कार्ड्स इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। कार्ड्स बोलता है लास्ट वर्ड मरने से पहले ही। द हॉरर हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनरेड का बहुत फेमस वर्क है ये, हार्ट ऑफ डार्कनेस। इसके लास्ट वर्ड है द हॉरर।
उसके बाद नेक्स्ट है 31st, एरिक आर्थर ब्लेयर वॉज बोर्न इन मोतिहारी बिहार। आर्थर एरिक ब्लेयर मोतिहारी बिहार में पैदा हुआ था। मैंने जब जब भी ये रेफरेंस आए हैं कौन कौन से राइटर इंडिया में पैदा हुए हैं, मैंने हर जगह पे आपको बताया है, ये ध्यान आपको रखना है। ये एरिक आर्थर ब्लेयर जो है वो मोतिहारी में पैदा हुआ है। विलियम मैकपिस ठाकरे जो है वो कलकत्ता में पैदा हुआ था। और लॉरेंस ड्यूरल जो है वो जलंधर में पैदा हुआ है। रस्किन बॉन्ड शिमला में है। तो ये सारी चीजें याद रखने की होती है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। He went to become a famous as an author of dystopian work which introduced the term newspeak, thought crime, double speak। ये सारी 1984 के अंदर है, ये सारी टर्म 1984। ठीक है, किसका वर्क है? एरिक आर्थर ब्लेयर का। इनका स्यूडोनेम पूछा गया है इसमें कि कौन सा स्यूडोनेम ये यूज करते थे? जॉर्ज ऑरवेल। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जॉर्ज ऑरवेल जो है वो रियल नेम है या स्यूडोनेम है, तो इसको ध्यान रखना। जॉर्ज ऑरवेल इज नॉट ए रियल नेम। ये एरिक आर्थर ब्लेयर इनका रियल नेम है, ये स्यूडोनेम इन्होंने यूज किया है। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल। उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग इन गिक्यू लैंग्वेज इन 1977 आफ्टर 17 years involvement in Afro European literature in my case of Afro English literature where I have gone particularly in Europe. I have been confronted with the question why you are now writing in Gikyu, why do you now write in African language। ये पूछा है। ऑथर बताओ इसका कौन है इस पैसेज का। ये जो एनगुगी वो थियोंगो है, एनगुगी वो थियोंगो ने आवाज उठाई थी सबसे पहले। ये अफ्रीकन लिटरेचर, जो लिटरेचर इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, इंग्लिश में नहीं लिखते थे ये, बाद में लिखने लगे हैं। हालांकि इंग्लिश में लिखने लग गए थे बाद में, पहले ये अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, अफ्रीकन लैंग्वेज है, उसमें लिखते थे। लैंग्वेज कौन सी थी? गिकुयू, ये वाली लैंग्वेज। क्योंकि ये मानते थे कि भाई हमारा लिटरेचर भी तो होना चाहिए ना, खुद का, हमारी लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर हमारे लोगों को तब तक वो चीजें सही से समझ आएगी जब हमारी लैंग्वेज में होगी। ठीक है, तभी अच्छे से लोग जो है वो मीनिंग निकाल पाएंगे उस चीज का। तब इन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में ही लिखना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ जॉनर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। इस जॉनर के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा बिलोंग नहीं करता, मतलब इसमें ओड वन आउट बताना है। हार्वेस्ट, मंजुला पद्मनाभन, तारा बाय, ये प्ले है हार्वेस्ट, ये वाला भी प्ले है तारा बाय महेश दत्तानी। सखाराम बाइंडर बाय विजय तेंदुलकर, ये भी एक प्ले है। रेवन एंड एडी, ये एक बुक है बाय किरण नागरकर। तो इसमें राइट आंसर होगा ये डी वाला, क्योंकि यहाँ पे इस ग्रुप में बेसिस ऑफ जॉनर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी वाला। उसके बाद द मैड वुमेन इन एटिक, द टाइटल ऑफ सांद्रा गिलबर्ट एंड सुजान गोबार, इज आइकॉनिक feminist examination of Victorian literature alludes to which classic novel। फेमिनिस्ट मतलब फीमेल को स्टडी किया है सुजान गुबार और सांद्रा गिलबर्ट ने, विक्टोरियन जो वुमेन की कंडीशन है, ठीक है, विक्टोरियन लिटरेचर में। तो इसमें बताना है कि कौन सा वर्क जो है वो एल्यूड कर रहा है। एक क्लासिक नॉवल लिखी गई इससे सिमिलर, तो जेन आयर फर्स्ट राइट आंसर होगा इसमें, जेन आयर, ये वाला 34 का हो गया हमारा फर्स्ट। इसके बाद आगे है अगाथा क्रिस्टी ब्रोक ए फंडामेंटल रूल ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन इन। अगाथा क्रिस्टी ने एक जो रूल्स है डिटेक्टिव फिक्शन का रूल जो है वो तोड़ दिया था। कौन से वर्क में? द मर्डर ऑफ रोजर एक्रोइड। इसमें द मर्डर ऑफ रोजर एक्रोइड, इसमें एक कैरेक्टर है इस वाले वर्क में, द मर्डर ऑफ रोजर एक्रोइड में डॉक्टर सेफर्ड जो कि किलर है, इसमें वो मर्डरर है खुद और वो मिसलीड करता है लोगों को। इस तरीके से ये अगाथा क्रिस्टी की इस बुक में ये एक फंडामेंटल रूल जो है उसको तोड़ देती है, द मर्डर ऑफ रोजर एक्रोइड। 36 डोरोथिया ब्रोक, एडवर्ड कैसबन, हैटी सोरल, स्टीफन गेस्ट आर ऑल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय। किसके
क्रिएट किए हुए कैरेक्टर है। देखो डोरोथिया ब्रूक, ये कौन सी नॉवल में है? एडवर्ड कैसाबन, ये तो एक ही नॉवल से आते हैं दोनों, डोरोथिया ब्रूक भी और एडवर्ड कैसाबन भी, जॉर्ज इलियट की नॉवल है। प्लीज आप नॉवल का नाम जरूर लिखिए कमेंट में कि किसने ये कौन सी नॉवल लिखी है, दोनों कैरेक्टर कहाँ पे है, कौन सी नॉवल में। 1872 की नॉवल है वो, डेट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हेटी सॉरेल है, स्टीफन गेस्ट है, ये दूसरी नॉवल से आते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो गया जॉर्ज एलियट। नेक्स्ट, चारुलता इज एन एडेप्टेशन ऑफ विच वर्क बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क से बताना है। ये जो चारुलता है ये अडॉप्ट किया गया है कौन से वर्क में? गोरा द ब्रोकन नेस्ट, ये है द ब्रोकन नेस्ट, ये इसका सही आंसर है, ये वाला द ब्रोकन नेस्ट। चारुलता क्या है? ये चारुलता एक ड्रामा फिल्म है, सत्यजीत राय ने इसको लिखा है चारुलता का, इस पे मतलब ड्रामा या फिल्म बनी है। तो ये बेस्ड है रविंद्रनाथ टैगोर के द ब्रोकन नेस्ट पे। Which of the following is not a part of Theban trilogy? Theban trilogy का पार्ट बताना है, इसमें से कौन सा नहीं है? नोट पूछा गया है। Theban trilogy किसने लिखी है? Who wrote Theban trilogy? सोफोक्लिस की है ना, सोफोक्लिस की। ऑडिपस रेक्स है उसमें, ऑडिपस एट कोलोनस है, मीडिया, ये सोफोक्लिस का वर्क नहीं है, एंटीगोन भी इसी के अंदर है। मीडिया जो है वो किसने लिखा है? मीडिया को लिखा है यूरिपिडीज ने। यूरिपिडीज ने इसको लिखा है, तो ये इसमें से ऑड वन आउट होगा, मतलब इसके अंदर नहीं है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। चलो आगे, द लिटरेरी टर्म एपोस्ट्रोफे डिनोट्स। एपोस्ट्रोफे जो टर्म है वो क्या डिनोट करती है? इसमें से एपोस्ट्रोफे वैसे किसी भी, मान लो कोई टेक्स्ट में इस तरह से एड्रेस किया जाता है, उसके अंदर कोई भी चीज जो है वो उसका आंसर नहीं कर पाती है, चाहे वो किसी पर्सन को या किसी आइडिया को कोई भी मतलब सजेशन दे रहा हो, तो मतलब सामने से आंसर नहीं आएगा उसका, इसको हम एपोस्ट्रोफे बोलते हैं, राइट। और अब इसमें देखते हैं कंपैरिजन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया विद इट्स अपोजिट। कंपैरिजन तो नहीं होता इसके अंदर, कंपैरिजन नहीं होता है, ये गलत हो गया। एन एड्रेस टू ए पर्सन, पर्सन को एड्रेस किया जाता है, ए पर्सनिफिकेशन आइडिया और पावर, ठीक है, ये इसको रख लेते हैं। ए ब्रेक विद इन आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर मतलब राइम्स की में ब्रेक करना, ये गलत है। द पोजेशन ऑफ कैरेक्टर बाय स्पिरिट, ये भी गलत है। तो आंसर हो गया हमारा बी, एड्रेस, किसी एड्रेस मतलब एड्रेस करना किसी पर्सन को, पर्सोनिफाई करना किसी आइडिया या पावर को, लेकिन फिर रिस्पॉन्स उसका नहीं मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें, यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है एक। चलो आगे, इन द लाइन व्हाट इज हिकुबा टू हिम और ही टू हिकुबा, ही रेफर टू, यहां पे ही किसको रेफर कर रहा है? वर्जिल द ऑथर ऑफ द एनेड, गलत है, ये कैरेक्टर है। हिकुबा इज ए कैरेक्टर इन हैमलेट, हैमलेट कहां है इसमें? एक्टर परफॉर्मिंग इन ए सीन फ्रॉम द ट्रोजन वॉर इन हैमलेट, ये रहा हैमलेट, और कहीं है? नहीं है इसमें भी। फेरी किंग हु अबंडन्ड हिज डॉटर हिकुबू एट बर्थ, ये भी गलत है। तो हैमलेट वाला सही हो जाएगा, हैमलेट इसमें ये कैरेक्टर है, यहाँ पे एक्टर दिया गया है, आई थिंक ये एक हीरोइन है, हिकुबुआ हीरोइन है शायद ये, एक बार इसको प्लीज चेक कर लेना एक बार, ठीक है। लेकिन आंसर इसका बी आएगा, ये सही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन ए प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, इसमें से बताना है कि कौन सा जो है शेक्सपियर के प्ले के ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है। नोट लिखा है जीबी शो का पिगमिलियन है, पिगमिलियन किसी वर्क पे बेस्ड नहीं है, ठीक हो जाएगा, ठीक है, किसी भी वर्क पे ये बेस्ड नहीं है। उसके बाद है इयान मैकियान का नटशेल, नटशेल बेस्ड है किस पे?
हेमलेट पे। यहाँ पे नोट पूछा गया ना, हेमलेट पे है तो ये कट हो जाएगा। गिरीश कॉनराड, द फायर एंड द रेन, अकीरा, थ्रोन ऑफ ब्लड। थ्रोन ऑफ ब्लड भी बेस्ड है, किस पे बेस्ड है ये मैकबेथ पे बेस्ड है। मैकबेथ जो वर्क है विलियम शेक्सपियर का उस पे बेस्ड है। तो इसका सही आंसर हो गया एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला ए और सी। ए और सी बेस्ड नहीं है, ये दोनों बेस्ड है, बी और डी, राइट। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोज्ड बाय कालिदास। इसमें से कालिदास का वर्क कौन सा नहीं है, कालिदास ने कौन सा कंपोज नहीं किया है। मरक्कातिका, अभिजन, बहुत लंबा टाइटल लिखा गया है, क्या है ये, अभिजन शकुंतलम, अभिजन शकुंतलम। उसके बाद है मेघदत्ता, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र तो नहीं है, ये तो ठीक है। नाट्यशास्त्र किसका है, भरत मुनि का है, सबको पता है। अब और देखो इसमें मैक्रक्ता, अभिजन शकुंतलम तो है इसका, और मेघदत्ता भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जो ए वाला है ये भी नहीं है, ए वाला भी नहीं है, ये सुद्रका का है, ये सुद्रका। तो ए और डी इसमें सही आंसर है, ए एंड डी ये दोनों सही है। बी और सी दोनों कंपोज किए हैं कालिदास ने, ठीक है। चलो आगे। विच ऑफ दीज राइटर आर एसोसिएट विद द प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन। इससे क्वेश्चन आ रहा है भाई, देखो पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और नेट के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ रहा है। प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, इसको फाउंड किया गया था 1935 में लंदन में। अब इसमें से बताना है कि कौन कौन से इसके मेंबर एसोसिएट करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी आर एसोसिएट विद, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके अंदर नहीं है। इस्मत चुगताई, प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, ये तीनों है इसके अंदर। और भी नाम लिख लो अगर आप लिखना चाहते हो तो। सदत हसन मंटो भी इसके अंदर आता है, प्रेमचंद आता है, भीषम साहनी आता है इसमें, अमृता प्रीतम भी है इसी के अंदर, और कृष्ण चंद्र भी है इसमें। इसके अलावा अली सरदार जाफरी, ये सारे मेंबर हैं इसके प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के जो राइटर है, ठीक है। और भी आप ये याद कर लेना, सारे लिख लो इनको एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल आर रिटन बाय अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। अब बताओ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन के द्वारा कौन कौन सी नॉवेल लिखी गई है। द कलर पर्पल किसकी है, द कलर पर्पल एलिस वॉकर की है। द इंक ब्लैक हार्ट, माई नेम इज रेड, द ब्लूएस्ट आइज टोनी मॉरिसन की है। क्या ये दोनों ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, एलिस वॉकर और टोनी मॉरिसन, इन दोनों में से ये वाला जो है ब्लैक इंक हार्ट, ये जो किसने लिखा है, इसको लिखा है J.R.R. टोल्किन। माई नेम इज रेड, इसको सॉरी ये J.K. रोलिंग ने लिखा है, J.K. रोलिंग हैरी पॉटर वाली है ना वो लड़की, उसने लिखा है J.K. रोलिंग ने। माई नेम इज रेड, इसको लिखा है ओरहन पामुक। ये तुर्किश राइटर है ओरहन पामुक। तो अफ्रीकन अमेरिकन है डी और ए और डी इसमें सही आंसर है। 44 का आंसर हो गया ए और डी। 45 अब 2 मार्क्स के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द टाइटल ऑफ ए प्ले। अब ये देखो क्या पूछा है इसमें, ये छोटी छोटी माइनर चीजें पूछते हैं गेट के एग्जाम में। देखो इसमें क्या पूछा गया है, नोट द टाइटल ऑफ ए प्ले। प्ले का टाइटल बताओ कौन सा नहीं है। स्पेनिश ट्रेजेडी एक प्ले है, डॉल हाउस एक प्ले है, मदर कैरेज एंड हर चिल्ड्रन ये भी प्ले है। सीन फ्रॉम क्लरिकल लाइफ
सीन फ्रॉम क्लरिकल लाइफ इज नॉट ए प्ले, इट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट की शॉर्ट स्टोरी है ये सीन फ्रॉम क्लरिकल लाइफ, इसलिए ये जॉनर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ये बताना प्ले, बताओ कौन सा टाइटल का प्ले नहीं है ये, ठीक है। तो ये शॉर्ट स्टोरी है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मैच करना है, फिक्शनल कैरेक्टर है, ऑथर ऑफ द क्रिएटेड बाय हिम। ये तो आसान क्वेश्चन होगा। यूरिया हीप चार्ल्स डिकेंस का है, डिकेंस का है, ये रहा। स्टीफन डेडलेस जेम्स जॉयस, उसके बाद बाजारोव जो है इवान टोजनेव, रास्कलनिकोव, फ्योडोर दोस्तोवस्की, क्राइम एंड पनिशमेंट में है ये। इस तरह से मैच करना था। अब देख लो नीचे वाला मैच कर लो, कौन सा कहां पे सही मैच कर रहा है और टिक कर दो उसको। आगे, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्क्स हैव इन कॉमन? आधा युग, द सेकंड टर्न, पारवा, सारपा, सात्रा। ये बताओ इसमें सिमिलर चीजें क्या है? ऑल ऑफ देम आर प्लेज, ऑल आर बेस्ड ऑन महाभारत, ऑल हैव वुमेन एज ए प्राइमरी प्रोटैगनिस्ट, ऑल आर 19th सेंचुरीज वर्क। गलत है ये सारे बेस्ड हैं इसके ऊपर। ऑल आर बेस्ड ऑन महाभारत, महाभारत के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मैच द टेक्स्ट विद द लैंग्वेज वर ओरिजिनली रिटन। अच्छा, ये बताना है ये जो टेक्स्ट दे रखे हैं ओरिजिनली कौन कौन से लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा अंबेडकर ने लिखा है, भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने इसको लिखा है कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश में। वेटिंग फॉर वीजा लिखा गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसको हम मैच करेंगे इसके साथ। द प्रिजन वी ब्रोक, ये बेबी कामले का है, ये मराठी है। द रिवेन्यू स्टैम्प एंड ऑटोबायोग्राफी, ये है पंजाबी। और झूठन दलित, ए दलित लाइफ, झूठन ऑटोबायोग्राफी ना ओम प्रकाश वाल्मीकि की, इसको हिंदी में लिखा गया है। इस तरह से इसको हम मैच कर सकते हैं। ये अमृता प्रीतम ने लिखा है द रिवेन्यू स्टैम्प, अमृता प्रीतम। इस तरह से इसको मैच करना था। इसके बाद नेक्स्ट 49, अब लाइन दी गई है और लाइन के अकॉर्डिंग अब इनको इस तरीके से मैच करना है। ए सन हु विल नेवर बी ओल्डर देन हिज मदरलैंड, नाइदर ओल्डर और यंगर। देयर शैल बी टू हेड बट यू विल ओनली सी वन, देयर विल बी नीज एंड ए नोज एंड नीज। देखो इस तरह से ये क्या बोल रहा है कि जो 1947 का जब पार्टीशन हुआ था तब उसमें कुछ अलग ही पावर लेके कुछ बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह की बातें किसमें है? मिडनाइट चिल्ड्रन में। तो इसको हम मैच करेंगे इसके साथ। दैट इट रियली बिगेन इन द डेज व्हेन द लव लॉज वर मेड, द लॉज दैट ले डाउन हु शुड बी लव्ड एंड हाउ एंड हाउ मच। इसको हम मैच करेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इसके साथ। तो ए का सेकंड हो गया, बी का थर्ड हो गया। देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है? ए का सेकंड, बी का थर्ड। ए का सेकंड है, बी का थर्ड है। कहां पे? पहले ऑप्शन में ही है। तो फर्स्ट में मैच हो रहा है ए सेकंड बी थर्ड, तो पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि और किसी में भी ऐसा नहीं है। तो बाकी हम इनको एलिमिनेट कर देंगे। चलो आगे। A widely used narrative technique, it allows narrators to temporarily inhabit the consciousness of any of their character. It is called, एक टेक्निक है, नैरेटर को अलाउ करती है कि वो टेम्परेरी तरीके से इनहेबिट कर ले किसको? जो कैरेक्टर है उनके कॉन्शियसनेस को। इसको हम बोलते हैं फ्री इनडायरेक्ट स्पीच। फ्री इनडायरेक्ट स्पीच, बी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ मैजिक रियलिज्म? मैजिक रियलिज्म क्या है? जिसमें ये ना ही रियल होता है, एक रियलिटी और आर्टिफिशियल के बीच की जो लाइन को ब्लर करता है, दैट इज कॉल्ड
मैजिक रियलिज्म। कल भी मैं इसके बारे में मैंने बताया था आपको। मैजिक रियलिज्म जो टर्म है वो फ्रेंच रो ने कॉइन की है। गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज इसका जो फादर है वो कंसीडर किया जाता है। 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड बहुत फेमस वर्क है। और हमारे अगर हम बात करें इंडियन अमेरिकन लिटरेचर में, तो इसमें मैजिक रियलिज्म में जो बहुत बड़ा नाम है सलमान रश्दी और अमेरिकन एक राइटर है बिलाउड लिखा है जिन्होंने, टोनी मॉरिसन, उन्होंने भी यूज किया है मैजिक रियलिज्म। अब मैजिक रियलिज्म क्या है? ओरिजिन ऑफ द स्पीच गलत है। इट वाज क्रिएटेड बाय J.R.R. टोल्किन गलत है। टोल्किन का क्रिएट नहीं किया टोल्किन ने। इट रिवील्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द हार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी, ये बिल्कुल सही है। इट इज द सबसेट ऑफ सोशलिस्ट रियलिज्म गलत है। तो सी आंसर ही इसमें सही होगा। तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलो आगे। Who wrote Adonius, an elegy on the death of Adonius is elegy written on the death of Keats। जॉन कीट्स की डेथ पे लिखी है। पीबी शैले ने इसको लिखा है। पीबी शैले 1821 में। वर्ड्सवर्थ, ब्लेक, ये रहा पीबी शैले ऑप्शन थर्ड में दिया गया है जॉन कीट्स की डेथ पे। ठीक है, इसमें कुछ एक जैसे क्वार्टरली रिव्यू है, उनके जो एडिटर थे उनको काफी ज्यादा पीबी शैले ने बोला कि भाई तुम लोगों की वजह से जॉन कीट्स की अर्ली एज में ही डेथ हो गई थी। ठीक है, इमेच्योर डेथ का रीजन यही है कि तुमने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जॉन कीट्स के वर्क्स का। इवन जो उनकी जो फेमस पोएम है, जैसे कि कीट्स खुद मानते थे कि मेरी जो बेस्ट पोएम है वो है एंडीबियन, उसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, उसको भी काफी ज्यादा उसका क्रिटिसिज्म किया, जिसकी वजह से कीट्स की इमेच्योर डेथ हो जाती है, ऐसा मानना है पीबी शैले का। अपनी इस एलिजी में लिखा है ऐसा उन्होंने। Which of the following statement about the Scarlet Letter are correct? स्कारलेट लेटर के बारे में बताओ कौन सी ये जो है वो सही है। इट वॉज रिटन बाय नडाइन गॉर्डिमर। गॉर्डिमर ने लिखा है इसको? नहीं जी, किसने लिखा है? स्कारलेट लेटर वॉज रिटन बाय नथेनियल हॉथरॉन। द स्कारलेट लेटर ऑफ द टाइटल रेफर टू द लेटर ए है, ठीक है, एपिस्टली रोमांस नहीं है। इट वॉज रिटन इन 19th सेंचुरी। क्या इसको 19th सेंचुरी में लिखा गया है? ठीक है, बिल्कुल 1850 में इसको लिखा गया है। तो इसमें बी और डी सही आंसर होंगे, बी और डी। चलो आगे। डैश में नेगेटिव कैपेबिलिटी, दैट इज व्हेन a man is capable of being in the uncertainties, mysteries, doubt without any irritable reaching after the fact and reason based on the statement which of the following option are correct? Negative capability is the ability to be receptive to ambiguities, be receptive to ambiguities, ये सही है इसमें। focused on precise resolution, focused on precise resolution, ठीक है ये भी। not get irritated by people incompetence, ये गलत है। find value in partial knowledge, ये भी ठीक है। ए बी डी इसमें सही आंसर है, ए बी और डी। इसके बाद वर्जीनिया वुल्फ रोट इन प्रोफेशन फॉर वुमेन, ये एक पैरा लिखा हुआ है इसमें। You have won rooms of your own in those houses hitherto exclusively owned by men. You are able through the not without great labor and effort to pay the rent. You are earning your £500 a year, but this freedom is only at a beginning. The room is your own, but it's still bare. It has to be furnished, it has to be decorated. इसमें क्या बोलना चाह रही है ये? women may have attained rooms of their own but they still have a long way to go. सही है ये? ऐसा नहीं बोलना चाह रही है, गलत है ये। इसके आंसर मैं बता देता हूं, उसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार। The room women have own is sign of minimal economic independence, एक तो ये सही है इसमें। Wolf insists that women live only with other women in order to maintain their इंडिपेंडेंस।
इसके 3 ऑप्शन सही होने चाहिए या 2। शेयर एंड अपॉन, हाउ आर यू गोइंग टू डेकोरेट इट, विद whom you are going to share it। इसमें 3 ऑप्शन सही है। पहला सही है एक तो, वुमेन हैव अटेंड रूम्स ऑफ देयर ओन बट दे स्टिल हैव ए लॉन्ग वे टू गो, ये सही है। दूसरा भी सही है, द रूम वुमेन नाउ ओन इज ए साइन ऑफ मिनिमल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तीसरा इसमें सही नहीं है, वुल्फ इंसिस्ट दैट वुमेन लिव ओनली, वुल्फ ने इंसिस्ट नहीं किया ऐसा कि वुमेन जो है वो रहे दूसरी वुमेन के साथ इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस, ये गलत है। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों इससे कंक्लूजन निकलते हैं इस पैराग्राफ से। द फ्रीडम एंड वुमेन नाउ एंजॉय was attained after centuries of struggle। Which of the following statement are correct? Rasa is a form of categorizing a text by its genre। रसा इज ए फॉर्म ऑफ कैटेगराइजिंग, नहीं रसा इसको ऐसा नहीं किया कि ये कैटेगराइज किया गया है टेक्स्ट इसके जोनर के अकॉर्डिंग, गलत है ये। अकॉर्डिंग टू अभिनव गुप्ता, रसा इज बेस्ट एक्सपीरियंस कलेक्टिव एंड यूनिसन विद अदर, ये सही है। रसा इज प्योरली एंड एस्थेटिक इमोशन, ये भी सही है। बी और सी, रसा इज इवोक्ड बाय द परफॉर्मेंस लाइक ड्रामा एंड डांस, ड्रामा एंड डांस। रसा इज इवोक्ड ओनली, ओनली है भाई, नहीं ओनली नहीं है, ड्रामा एंड डांस, ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, सिर्फ ये नहीं है कि ड्रामा और डांस के लिए ये रसा, ये गलत हो गया। तो बी और सी इसमें सही आंसर होगा, बी और सी। नेक्स्ट, Lear cries out, "You are man of stone," at Cordelia hangs from a broken bowl. I step into Chandni Chowk street once too, with jasmine flowers। बहुत लंबी ये इसके अंदर स्टैंजा दिया गया है, तो इसके आंसर क्या होंगे? इसके आंसर लिख लो, सी ऑप्शन सही है एक तो इसमें, एन एक्साइल सेंस ऑफ लॉस एंड लॉन्गिंग फॉर देयर होमलैंड, हिज कांस्टेंट प्रेजेंस ऑल राउंड अस। इसमें सी और डी ये दोनों सही है, सी और डी। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ दीज नोवेल? एना कैरेनिना, डेड सोल, क्राइम एंड पनिशमेंट, फादर एंड सन, दे आर ऑल रिटन बाय रशियन ऑथर। ठीक है, ये तो एना कैरेनिना किसने लिखा है? 1878 में लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है एना कैरेनिना को। उसके बाद अच्छा, दे आर ऑल रिटन इन 19th सेंचुरी। अब ये भी एक, इसके लिए आपको उनकी डेट पता होनी चाहिए। एना कैरेनिना जो है 1878 में लिखा है इसको किसने? लियो टॉल्स्टॉय ने। डेड सोल को लिखा है 1842 में गोगोल ने, 1842 निकोलाई गोगोल। और क्राइम एंड पनिशमेंट को लिखा है फियोडोर दोस्तोवस्की ने 1866 में। फादर एंड सन को लिखा है इवान टोजनेव 1862 में, 1862। तो ये हो गया 19th सेंचुरी की नॉवेल है सारी, रशियन ऑथर ने लिखी है, दो सही हो गए। ऑल हैव वुमेन एज ए सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट, वुमेन कहाँ है इसमें? ये जो क्राइम एंड पनिशमेंट है इसमें सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? रास्कलनिकोव, तो ये गलत हो गया। दे ऑल हाईलाइट सोशली ट्रांसग्रेसिव रोमांटिक रिलेशनशिप, ये भी गलत है। तो इसमें सही कौन कौन सा है? बी और सी, बी सी इसमें सही है, नहीं सॉरी ए और सी, हाँ ए और सी ये दो सही है इसमें। नेक्स्ट, इन सो फार एज द एकेडमिक डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री, दैट इज हिस्ट्री as a discourse produced at the institutional site of university is concerned, Europe remains the sovereign theoretical subject of all histories, including one we call Indian, Chinese, Kenya, and so on. There is a peculiar way in which all these other histories tend to become variation on a master narrative that could be called the history of Europe. In this sense, Indian history itself is a position of the subalternity. One can only articulate subaltern subject position in the name of this history. Which of the following options are implied by the passage above?
इस पैसेज से इसमें से बताना है कौन कौन से ऑप्शन जो है वो सही है। हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया, चाइना, केन्या आर नॉट फंडामेंटली डिफरेंट। इसके अंदर आंसर इसका है ऑप्शन सी, within the protocols of history writing it is impossible to write the history of the post colonial societies without reference to Europe। अब आगे 4-5 इस तरह के क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, ये पैसेज वाले हैं, ध्यान से पढ़ के आपको करने पड़ेंगे। 60 का आंसर इसमें बी और सी सही है, इसमें बी एंड सी। इसी तरह के सारे पैसेज के क्वेश्चन है आगे, तो ये आप खुद ही कर लेना एक बार इसको, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, उनके आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। और ये हमारे 4 पेपर जो है वो कंप्लीट हो गई। आगे आपको 2025 वाले में काफी ज्यादा हेल्प जो है वो मिल सकती है, तो आप इन चारों पेपर को अच्छे से करके जाइए अगर आप गेट के एग्जाम में अपियर होते हैं। और इसके अलावा नेट के एग्जाम में भी काफी आपको हेल्प मिल जाएगी इस तरह के, अगर आप ये क्वेश्चन आप लगा के जाते हैं एग्जाम देने से पहले, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, जो है हम क्वेश्चन की एक सीरीज और स्टार्ट करेंगे कोई। तो अभी साथ साथ में बैच भी चल रहा है, अगर कोई भी एस्पिरेंट जो है यूजीसी नेट या फिर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या एचपीएससी पीजीटी के रिगार्डिंग कोई भी जो तैयारी करना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।